हेलो स्टूडेंट्स। मैं एनसी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आशीष क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे। सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि वो आशीष क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की आपको जानकारी निश्चित रूप से मिल जाए। सभी स्टूडेंट्स को बता दूं अपना जो टॉपिक चल रहे हैं वो चल रहे हैं करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी आपको लगातार दी जा रही है। कल भी हमने करंट अफेयर्स से संबंधित जो टॉपिक थे उनको किया था और आज भी हम उसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं उनको हल करने का कार्य करेंगे। आज मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध करवाए हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की मांग थी कि सर क्वेश्चन जो टाइप आप करवाओ वो इंग्लिश में भी करवाओ, तो आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए ये काम भी आज किया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ मैं आप लोगों को बता दूं, आशीष क्लासेज इंग्लिश नाम से अगर हम बात करें तो आपको ऐप मिलेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जाना आप किसी भी प्रकार की तैयारी अगर कर रहे हैं इंग्लिश में, जीके में या अदर सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत है तो ये ऐप डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आशीष क्लासेज इंग्लिश नाम से ये ऐप है। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दाना जो भी मैं क्लास यहाँ पर आपको लूंगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, साथ साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना है ताकि जब भी नया कोई क्लास वगैरह का वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, आज की क्लास को। तो देखिए आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन जो आपके सामने निकल के आ रहा है उस क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन जो आपके सामने है उस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, है ना, नियुक्त किया जाएगा। और कितने नंबर के होंगे ये? 48वें नंबर के होंगे। अभी तक तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इनको अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। तो 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन होंगे? शरद अरविंद बोबड़े होंगे, BNV रमन्ना होंगे, या सी कमल नारायण होंगे, या DYV चंद्रचूड़ होंगे। इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जो ध्यान भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? क्योंकि इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं अगर हम बात करें तो उनका कार्यकाल इसी अप्रैल महीने में कंप्लीट होने वाला है, तो उनकी जगह वो लेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस कीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? अभी आप अनुमान लगाइए और नीचे इसमें कमेंट करके आपको बताना है। सुबह आपको बता दूं 7 बजे इस वीडियो का प्रीमियर जो है वो होगा, तो मैं देखूंगा कौन से स्टूडेंट इसका सही जवाब दे रहे हैं। तो आंसर आपके सामने आएगा अभी, और अगर हम बात करें तो आंसर देखिए ये रही आपके सामने, बाकायदा तस्वीर सहित आपके सामने है। ध्यान करना, इनकी अगर हम बात करें तो इनके बारे में बता दूं, 24 अप्रैल 2021 को सुबह राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, रामनाथ कोविंद की बात करें, तो नातुलापति वेंकट रमन्ना, ठीक है, NV, क्या हो गया इनका? NV। तो नातुलापति वेंकट रमन को ध्याना मुख्य न्यायाधीश के पद की जो शपथ वगैरह है वो राष्ट्रपति ध्याना रामनाथ कोविंद जो है वो दिलाएंगे। आपको बता दूं मुख्य न्यायाधीश को शपथ, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाने का कार्य करता है। जबकि अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों की अगर हम बात करें तो उनको शपथ स्वयं कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर हम बात करें जस्टिस नातुलापति वेंकट रमन्ना की बात करें तो ध्यान 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में इनका पुन्नावरम नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश से संबंध रखेंगे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। ना एक किसान परिवार से क्या है संबंध रखते हैं, बचपन से पढ़ाई में विशेष रुचि इनकी थी। तो ध्यान रखना भारत के इस सर्वोच्च पद तक ये क्या होंगे? आपके आसीन होंगे। तो एक बार दोबारा ध्यान देना, 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? 24 अप्रैल को नातुलापति वेंकट रमन्ना जो है बनेंगे, राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाने का कार्य जो है वो किया जाएगा। तो ये था आपके सामने पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, ये कह रहा है अल्बिन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन किए जाते हैं, तो हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो एक बार दोबारा बता दूं, अल्बिन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। युगांडा के हैं, कोसोवा नाम का जो देश है कोसोवा, या इंडोनेशिया या रूस है। इन चारों में से कौन सा देश है जहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अल्बिन कुर्ती की बात करें, तो गेस कीजिए और कमेंट करके नीचे जरूर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं जरूर उसको वॉच करूंगा। तो आपके सामने इसका जो आंसर है वो आ रहा है, ये देखिए कौन सा देश है, कोसोवा गणराज्य। कोसोवा गणराज्य की अगर हम बात करें तो वहां के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जाना ये कोसोवा देश का ध्वज है उसका, और बात करें ये उनका जो चिन्ह वगैरह है वो आपके सामने में रख रहा हूँ। ध्वज का इस प्रकार की ध्वज जो है उसको उन्होंने अपनाने का कार्य किया है और ये वहां का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है माई ओवन लिटिल वर्ल्ड। माई ओवन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है, यानी कि कौन सा विद्वान है जिसके द्वारा इस पुस्तक का लेखन का कार्य किया गया है। माई ओवन लिटिल वर्ल्ड की बात करें तो ऑप्शन के सामने बात करें तो पहला है शक्ति सिन्हा, दूसरा है अरुंधति रॉय, तीसरा है श्रुति गुप्ता और तीसरा है आपका डीएमएस किमाया। एमएस किमाया के नाम से भी इसको जानते हैं, तो एमएस डॉक्टर एमएस किमाया। ठीक है, तो कौन सा इन चारों में से है जिसको अगर हम बात करें तो ये पुस्तक लिखी है। आपको बता दूं इस पुस्तक का लोकार्पण परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण करने का कार्य किया गया था। तो गेस किया होगा आप लोगों ने क्या आंसर होगा, क्या होगा, शक्ति सिन्हा, अरुंधति रॉय, श्रुति गुप्ता या डॉक्टर एमएस किमाया। चलिए ऑप्शन आपको दे दिए, आंसर भी आपके सामने बिल्कुल। ये देखिए नितिन गडकरी आपके सामने है और ये देखिए लॉन्चिंग बुक माई ओवन लिटिल वर्ल्ड रिटन बाय, यानी कि लिखने वाली कौन है, एमएस किमाया। ठीक है, तो एमएस किमाया इसका आंसर आएगा। माई ओवन लिटिल वर्ल्ड ये बुक है अगर हम बात करें, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च करने का कार्य किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान करना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि अपने सुरक्षा बल से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है ना। 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए। 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। दाना असम राइफल्स को पहले कच्छार लेवी के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे इसको, पहले कच्छार लेवी के नाम से इसको जानते थे। और ध्यान, भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है। तो आपको ये बताना है कि इसका कौन सा स्थापना दिवस, 186वां, 87वां, 190वां या 100वां, कौन सा स्थापना दिवस है। आप लोगों ने गेस किया होगा, बिल्कुल मेरे को पूरा यकीन है मेरे स्टूडेंट काफी इंटेलिजेंट है और वो जरूर गेस, उन्होंने जो भी आंसर किया होगा वो बिल्कुल सही किया होगा। चलिए आंसर आपके सामने आता है, ध्यान करना। इसका आंसर आएगा असम राइफल्स की अगर हम बात करें तो 186वां कौन सा स्थापना दिवस है, 186वां। ध्यान, अपने दमखम और कारनामों से लोहा मनवा चुका असम राइफल्स की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना इसका 186वां स्थापना दिवस जो है मनाने का क्या किया गया था, कार्य किया गया था। ये भारत का ध्यान सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, ये भी आपको ध्यान करना है, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। और मैंने बताया उसका नाम पहले क्या था, कच्छार लेवी था। इस बल का गठन ध्यान 24 मार्च 1835 को स्थापना हुई थी अंग्रेजों के काल में, ध्यान रखना। और तकरीबन 750 जवानों की भर्ती की गई थी और आज इसकी टोटल ध्यान 46 बटालियन है और लगभग 65,000 के आसपास इसके जवानों की संख्या है। तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल 24 मार्च 1835 को स्थापना, प्रारंभ में 750 जवान थे, आज 65,000 जवान इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे असम राइफल्स की अगर हम बात करें तो, है ना। आजादी से पहले इसका नाम क्या था, कच्छार लेवी नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि केला महोत्सव का
आयोजन किस राज्य में किया गया है? केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है भाई? मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर केला महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है? चलो गेस करो, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके जवाब जरूर देना। चलिए आंसर इसकी एक तरफ चलते हैं। ये लीजिए, बनाना फेस्टिवल। बनाना फेस्टिवल की बात करें, केला महोत्सव की बात करें तो यूपी उत्तर प्रदेश में दाना मनाया जाता है। योगी सरकार की अगर हम बात करें तो इस बार जो था वो कुशीनगर के अंदर, कहां पर है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। जाना ये वही जगह है जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये वही जगह जहां महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। यहीं पर अगर हम बात करें तो ये फेस्टिवल आयोजित किया गया है। दाना ये 4 दिवसीय महोत्सव था जिसका शुभारंभ 22 मार्च को किया गया और 25 मार्च को बनाना फेस्टिवल का क्या होगा? समापन होगा। तो ध्यान, मार्च महीने के अंतर्गत बात करें तो इस महोत्सव का आयोजन जो है वो यूपी सरकार द्वारा किया गया और जगह का नाम ध्यान, कुशीनगर नामक स्थान पर इसका आयोजन जो है वो किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? यूपी। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। मेरे अंदाज से अनुमान ये लगा रहा हूं कि लगभग स्टूडेंट्स जवाब दे रहे होंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान, व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन देता है। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा अगर हम बात करें प्रदान किया जाता है। तो एक बार दोबारा बता दूं, हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 में ये घोषणा की गई है। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर शरद पगारे, दूसरा है विकास मेहता, तीसरा है प्रकाश गुप्ता और चौथी है आपकी वीना शर्मा। तो कौन है इन चारों में से वो विद्वान जिसको व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा आपके सामने। बिल्कुल ये देखिए, ये रहा आपके सामने। बिल्कुल ये आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, ये दाना शरद पगारे, ना इन्हीं को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अगर हम बात करें तो शरद पगारे की बात करें तो 2020 का के बिड़ला, मैंने आपको बताया ना, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो उनके लिए सम्मानित करने का कार्य किया गया है। 2010 में इन्होंने जो भी उपन्यास या जो ग्रंथ लिखा था उसके लिए इनको ये पुरस्कार जो है वो देने का कार्य किया गया है। तो शरद पगारे को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है ना, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाता है, किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? कौन है भाई? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान है, काबूस बिन सईद उल अल सैद है, मुश्ताक अली खान है या यशस्विनी देसवाल है? यशस्विनी देसवाल। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन दोबारा दोहरा देता हूं। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, काबूस बिन सईद अल सैद, मुश्ताक अली खान या यशस्विनी देसवाल। चलिए गेस कर लिया होगा। चलो मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति की हत्या जो है वो 15 अगस्त के दिन हुई थी और यही कारण है कि 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस मनाता है। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा, मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को। बिल्कुल सही अनुमान लगाया, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ना बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को ये पुरस्कार दिया गया है। बांग्लादेश को अगर हम बात करें स्वतंत्र करवाने में इनकी अहम भूमिका थी। ना इनकी 15 अगस्त के दिन अगर हम बात करें क्या कर दी गई थी? हत्या। 15 अगस्त को ध्यान, भारत तो स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन भारत के इस पड़ोसी देश की बात करें बांग्लादेश की, तो ध्यान, बांग्लादेश के अंदर क्या मनाया जाता है? शोक दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो वो इसका आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जिताने वाले कप्तान कौन बन गए हैं? यानी कि टी20 जो मैच होते हैं 20 ओवरों के, उनमें क्रिकेट में सबसे ज्यादा अपनी कप्तानी में मैच जिताने वाला कप्तान कौन बन गया है? क्या विराट कोहली बन गया है? क्या असगर अफगान है? क्या केएल राहुल है या बाबर आजम है? आजकल है ना बाबर आजम का नाम बहुत आ रहा है। बाबर आजम की तुलना किससे हो रही है? विराट कोहली से हो रही है। क्या विराट कोहली होगा या बाबर आजम होगा या असगर अफगान या केएल राहुल?
कौन है इनमें से, ध्यान रखना, जो T20 के अंतर्गत इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाया। और आपको बता दूं उसने महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है। चलो आंसर तो आपने गेस किया होगा, ये लीजिए आपके सामने, बिल्कुल असगर अफगान। असगर अफगान, ना कोहली है ना बाबर आजम है ना, असगर अफगान। ये ध्यान रखना T20 क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ध्यान, इन्होंने T20 मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जिताए हैं। हाल ही में ध्यान करना जिम्बाब्वे के खिलाफ 45 रनों की जीत के बाद इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आपको बता दूं इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान है नहीं, लेकिन ये अभी भी कप्तान है। इसका मतलब सबसे ज्यादा T20 कप्तान जो मैच जीतने का रिकॉर्ड होगा वो असगर अफगान के ही नाम होगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो संन्यास ले चुके हैं। T20 छोड़ो, आपका जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है उससे ही अगर हम बात करें तो ये लगभग अलग हो चुके हैं आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाइडेन, ध्यान, हाल ही में अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन बना है, जो बाइडेन। तो जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में, मतलब उनकी जो ऑपरेशन वगैरह या उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो काम है, तो जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को नियुक्त किया गया है। मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, जो बाइडेन, उसकी अगर हम बात करें तो उसके प्रमुख चिकित्सक के रूप में जिस इंसान को नियुक्त किया गया है ना, वो एक भारतीय है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, ध्यान रखना। तो यहाँ अगर हम बात करें तो कौन है वो व्यक्ति, वो अमित गुप्ता है या वो विवेक मूर्ति है, वो गौरव मल्होत्रा है या दीपक पांडे है। कौन इनमें से वो व्यक्ति है जिसको इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ध्यान, दुनिया में सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों में भारतीय लोगों का नाम आता है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। ये लीजिए भाई, जॉन बाइडेन के टीम में जो सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है उसका नाम है विवेक मूर्ति। ये आपके सामने उनकी तस्वीर भी है। तो विवेक मूर्ति, ध्यान रखना, जो बाइडेन की टीम में शामिल किए गए, जो एक सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त करने का कार्य किया गया। अमेरिका के हाल ही में राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप को हराकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की जीडीपी से संबंधित अनुमान लगाने वाली संस्था का नाम है फिंच। तो फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 11% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। मतलब 2021-22 में भारत की जीडीपी में बड़ी बढ़त संभावना है। इस फिंच रेटिंग की अगर हम बात करें तो क्या कहता है, ये कहता है कि 14.8%, 10.5 या 12.9 या 12.8। तो कितने प्रतिशत रहेगी भाई, चलिए गेस कीजिए आप लोग। ये लीजिए आंसर आपके सामने आ रहा है। ये लीजिए भाई 12.8। कितने प्रतिशत रहने की संभावना है, 12.8% रहने की संभावना है। फिंच रेटिंग की अगर हम बात करें तो 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 11% से बढ़कर 12.8। ध्यान, कोविड के कारण आपको पता है हमारे देश की जीडीपी में काफी गिरावट जो है वो आई थी कोविड-19 की अगर हम बात करें। लेकिन ध्यान रखना, अब इस जीडीपी के वृद्धि की पूरी संभावनाएं हैं। ध्यान, भारत एक विकासशील राष्ट्र है जिसकी जीडीपी लगातार बढ़ रही है, लेकिन हाल ही में कोविड के कारण, उससे पहले नोटबंदी और जीएसटी के कारण अगर हम बात करें तो ध्यान, जीडीपी में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। आशा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर जीडीपी में वृद्धि एक तरीके से होगी। तो ध्यान कितनी है, 12.8%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 23 मार्च, ना 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी दी गई थी। 23 मार्च 1931 की बात करें तो भारत के किस पड़ोसी देश ने 23 मार्च को अपना राष्ट्र दिवस मनाया है भाई। कौन सा पड़ोसी देश है जिसने 23 मार्च को राष्ट्र दिवस मनाने का कार्य किया गया है। और आपको बता दूं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं भारत की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है या म्यांमार है। इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो 23 मार्च को, ध्यान रखना, अपना राष्ट्र दिवस मनाते हैं। आपको बता दूं पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 14 अगस्त को है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब है, 14 अगस्त को है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या आंसर बताना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, 23 मार्च 1956 को
अपने यहाँ 26 जनवरी 1950 को, अपने यहाँ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इधर 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान ने अपने पहले संविधान को अपनाया था। इसलिए पाकिस्तान के पहले संविधान को पारित होने के उपलक्ष्य में ना हर साल वहां 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पाकिस्तान का ध्वज है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान ने पहले, अगर हम बात करें, अपना संविधान को लागू किया। इसी उपलक्ष्य में 23 मार्च को वहां पर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैंने बता दिया भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो आज की अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। सभी जो स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ध्यान रखना। तो एक लाइक तो जरूर बनता है आप लोगों की तरफ से, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी को दबाओगे तभी आपको अगले वीडियो की जो जानकारी है वो प्राप्त होगी। इसके अलावा आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हो तो आपको बता दूं, ये जो भी मैंने अभी क्लास ली है इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यूट्यूब से आप जुड़ी रहें और आशीष क्लासेज नाम से जो आपका ऐप है उसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो।